जय हिंद दोस्तों, स्वागत है चैनल पे सबकी बड़ी खबर के साथ एक वीडियो सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों बताएंगे आपको मीडिया में दावा किया गया है कब ये यात्रा शुरू होने वाली है और कहां से गुजरने वाली है। इसी के साथ में कई सालों तक बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन का हिस्सा रही पॉलिटिकल पार्टी ने बीजेपी के साथ बातचीत को लेकर कर दिया है सिरे से खारिज। बताएंगे क्या कुछ कहा गया है इस पॉलिटिकल पार्टी की ओर से। दोस्तों वहीं पर किसानों के आंदोलन के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। बताएंगे आपको 2024 के चुनाव के लिए किसानों का बन रहा है बड़ा मुद्दा। दोस्तों इसी के साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी उनका राजनीतिक करियर खत्म करने में लगी है। बताएंगे कुछ इसी तरीके की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में संभाला है मोर्चा और टिकट बंटवारे के बाद 16 से ज्यादा बीजेपी के पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। दोस्तों और मेनका गांधी के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने 35 महिला प्रवक्ताओं को मैदान में उतारा है बीजेपी के तथाकथित महिला आरक्षण के खिलाफ। साथ साथ पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में छिड़े आपसी विवाद को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल ने दखल दी है। बताएंगे दोनों नेताओं ने क्या कहा है और शरद पवार की ओर से भी पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों इसी के साथ में देश के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं होंगे, बड़ी अपडेट सामने आई है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरों की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारने जा रही है ताकि चुनाव हराकर उनका राजनीतिक करियर खत्म किया जाए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण को लेकर यानी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दौरान होगी। हरिभूमि न्यूज अखबार की ओर से दावा किया गया है कि राहुल गांधी के पहले संस्करण के दौरान राहुल गांधी पदयात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर कर रहे थे, लेकिन अब दूसरी पदयात्रा उनकी गुजरात के पोरबंदर से अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड तक खत्म होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी की नजर में इस साल के आखिरी में होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम है, यानी तीनों राज्यों से यह यात्रा गुजरेगी। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी अपने स्ट्रेटजी में बदलाव करने जा रही है। ज्यादा किलोमीटर यात्रा करने की जगह ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करने पर ध्यान रखा जाएगा, संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा में अपनी पहली यात्रा में चुनावी राज्य तेलंगाना और राजस्थान को कवर किया जाएगा। हालांकि इस बारे में बताया जा रहा है कि पहली यात्रा में कवर किए गए राज्यों को इस बार शामिल नहीं किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा उन जगह पर अधिक समय बिताएगी जहां पर कुछ समय के लिए गुजरी थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य राज्य हो। यानी अगले बड़े भारत जोड़ो यात्रा की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दोस्तों साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से एनडीए के द्वारा की जा रही बातचीत को तगड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और अकाली दल के बीच में कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि फिर से बातचीत जारी है। कई सारे नेताओं को आगे किया गया है कि अकाली दल के लोगों को मनाया जाए, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश गुजराल ने स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए के पूर्व सदस्य शिरोमणि अकाली दल ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और इस बात पर पूरी तरीके से अड़िग है। यानी ये जो खबरें फैलाई जा रही है कि बीजेपी के लोग शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेताओं से संपर्क साध रहे हैं ताकि पंजाब का चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा जाए, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता ने इसे एक बार फिर से इंकार कर दिया है। साथ साथ दोस्तों एआईएडीएमके पार्टी को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को बड़े नेताओं से बातचीत करने के लिए उन्हें उतार रखा है। देखते हैं बीजेपी क्या एआईएडीएमके को मना पाएगी या फिर तमिलनाडु में फिर से बीजेपी का प्रयास विफल हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों पंजाब के अंदर किसानों ने आंदोलन की नई अलग जगाई है जो 2024 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा। पंजाब में मुआवजा, एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान पंजाब भर के रेलवे लाइन पर बैठे हुए हैं। रेलवे ट्रैक जाम होने के बाद दिल्ली से अमृतसर, पठानकोट से अमृतसर, पंजाब से चंडीगढ़, जालंधर और लुधियाना से मोगा और फिरोजपुर, फजीलका के सभी रूट को ठप किया गया है। इसके अंदर लगभग 90 ट्रेनें ऐसी है जो प्रभावित हुई है। किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया है। किसान मोहाली के लालडू में चंडीगढ़ से अंबाला जाने वाले हाईवे पर भी धरने पर बैठे हैं। इस दौरान किसानों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है, जिसके बाद आंदोलन में बैठे किसान भड़क भी गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 23 से 24 अक्टूबर को किसानी दशहरा मनाने का फैसला लिया है। इस दौरान पूरे देश में मोदी सरकार और कॉर्पोरेट घरानों के पुतले फूके जाएंगे। यानी पंजाब के बाद ये आंदोलन और ज्यादा आगे बढ़ सकता है दोस्तों, और कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। 2024 के चुनाव के मद्देनजर किसान आंदोलन कहीं न कहीं पूरे देश का राजनीतिक डिस्कोर्स शिफ्ट कर सकता है। यानी किसानों के मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव हो सकते हैं और बीजेपी को इससे कई राज्यों के अंदर नुकसान होगा, ये बात पूरी तरीके से तय है। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सूत्र बड़ा दावा कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के सूत्रों ने बताया है कि मध्य प्रदेश के अंदर तीसरी लिस्ट में भी कुछ और सांसदों के नाम जोड़े जाएंगे। तीसरी लिस्ट जारी होने के बाद जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया के विधानसभा क्षेत्र शिवपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि यशोधरा राजे सिंधिया ने ऐलान किया है कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारण को बड़ा रीजन बताया है चुनाव नहीं लड़ने का। ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी से मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि सिंधिया
सिंधिया के लिए ये सीट काफी टफ है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इस सीट से चुनाव लड़ते हैं और हाल फिलहाल के अंदर शिवपुरी के कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और इसके बाद पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है दोस्तों। ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं। रघुवंशी काफी करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बताए जा रहे थे, जिन्हें सब कुछ पता है कि शिवपुरी के अंदर किस तरीके का चुनावी समीकरण रहता है, कैसे वोट करवाए जाते हैं और यही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ 2019 में जब उनके सबसे करीबी नेताओं में से एक केपी यादव ने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने भी सिंधिया को शिकस्त दी थी। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी की इस सीट से चुनाव में हार मिल जाएगी तो यह बात तय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक भविष्य पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो सांसद तो रहे नहीं, 2019 में चुनाव हार गए, बाद में राज्यसभा का मेंबर बनाकर मंत्री बनाया गया है और अगर अब विधानसभा भी हार जाएंगे तो उन पर सवाल खड़े हो जाएंगे कि वो वाकई में अपने दम पर कुछ वोट प्राप्त करने की स्थिति में है या नहीं है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। क्या आप इसे एक बड़ा ट्रैप समझते हैं? जो भी आपकी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ 10 अक्टूबर को राहुल गांधी शहडोल के ब्योहारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान मध्य प्रदेश के विंध्या क्षेत्र के अंदर 2 ऐसे बीजेपी के एमएलए हैं जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। विंध्या क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये ज्यादातर आदिवासी समाज से जुड़ी हुई सीटें हैं, जहां पर पिछली बार बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था। कांग्रेस पार्टी आदिवासी समाज के बीच इस बार अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी हुई आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों उज्जैन के अंदर बीजेपी के 16 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि न्यूज तक एमपी की ओर से जानकारी दी गई है कि 16 बीजेपी के काउंसलर ने उज्जैन में इस्तीफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब यहाँ पर कमजोर हो गई है। बीजेपी का आंकड़ा 22 से 6 पर आ चुका है, यानी जब इस्तीफा नहीं दिया था तो बीजेपी के टोटल 22 पार्षद हुआ करते थे। साथ साथ दोस्तों इसी तरीके का एक बड़ा बीजेपी में आपस में फूट देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि देपालपुर असेंबली सीट पर भी जोरदार विरोध जारी है। बीजेपी के वर्तमान कैंडिडेट का विरोध किया जा रहा है और जल्द ही कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। साथ साथ दोस्तों बीजेपी के एमएलए आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटने को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, तो पार्टी यहां पर भी विरोध का सामना कर रही है। इंदौर 3 असेंबली सीट पर कई सारे कार्यकर्ता पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है। साथ साथ दोस्तों जयराम रमेश की ओर से जानकारी दी गई है कि कांग्रेस पार्टी के 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी की महिला प्रवक्ताओं ने बीजेपी के तथाकथित वुमेन रिजर्वेशन की पोल खोली है। उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 डिमांड की गई। पहला ये कि वुमेन रिजर्वेशन को 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाना चाहिए और वुमेन रिजर्वेशन को ओबीसी कम्युनिटी के अंदर भी देना चाहिए। कास्ट सेंसस भी इसी दौरान कराया जाना चाहिए। जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराने की मांग की गई है। अगर आप भी इन तीनों डिमांड को सही मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने वुमेन रिजर्वेशन को लेकर जिन प्रवक्ताओं को मैदान में उतार रखा है उसमें पुडुचेरी से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और मेघालय से सारी कांग्रेस पार्टी की नेत्रियां हैं। साथ साथ दोस्तों झूठ से भक्त आहत हो गए हैं। मेनका गांधी पर 100 करोड़ का मानहानि का केस किया गया है। इस्कॉन मंदिर पर टिप्पणी करके बीजेपी की सांसद मेनका गांधी बुरी तरीके से फंस गई है। इस्कॉन मंदिर अब इस मामले के खिलाफ कानूनी कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत इस्कॉन मेनका के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दायर करने जा रहा है। इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट राधाराम दास ने जानकारी देते हुए कहा कि दुनिया भर के अंदर इस्कॉन के फॉलोवर है और इस्कॉन को फॉलो करने वाले भक्तों का अपमान किया गया है। मेनका की टिप्पणी से हमारे सारे भक्त आहत हुए हैं। इससे इस्कॉन की छवि धूमिल हुई है और इसीलिए 100 करोड़ का मुकदमा करने जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से मध्य प्रदेश के दौरे के बाद अब 24 के चुनाव को लेकर लगभग 2 घंटे तक बातचीत की है। दोनों नेताओं ने आपस में बैठकर कई सारे मुद्दों पर चर्चा की है, जिसमें वुमेन रिजर्वेशन से लेकर टिकट बंटवारे को लेकर अहम माना जा रहा है। साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय का सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये कैलाश विजयवर्गीय है। कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर वाले नेता होने का अहंकार था इन्हें। भाजपा की हालत मध्य प्रदेश में इतनी पतली है कि नेता अब गली गली में घूम रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जब नवंबर में रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद साइकिल पर घूमते दिखाई देंगे। साथ साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के लिए समाजवादी पार्टी ने भी मुश्किल बढ़ा दी है। दोस्तों समाजवादी पार्टी ने कुछ दिनों पहले पन्ना के गुन्नौर से पूर्व विधायक को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। आपको बता दें कि पन्ना के पवई विधानसभा क्षेत्र के धाकड़ बीजेपी के नेता अमित खड़े ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और सपा ज्वाइन कर ली। उस दौरान सपा के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव मौजूद रहे। उनके सामने खजुराहो में समाजवादी पार्टी की उन्होंने सदस्यता ली है। यहाँ से कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा का दामन थामने के बाद उन्हें पवई से टिकट दिया जा सकता है, मैदान में उतारा जा सकता है। यानी समाजवादी पार्टी भी अपनी दावेदारी मध्य प्रदेश की कई सीटों पर दिखा रही है। साथ शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश विधानसभा को लेकर लगातार सक्रिय बने हुए हैं। तरह तरह की अटकलें और अफवाहें इस समय मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में सक्रिय है। केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट मिलने के बाद कई तरीके के चुनावी समीकरण तेजी से मध्य प्रदेश में बन बिगड़ रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के खरगोन पहुंचे
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये कह दिया कि मुझे किसी पद का कोई लालच नहीं है। वहीं दोस्तों यूपी के अंदर इमरान मसूद बोले, कहा मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। पार्टी में शामिल होने के उन्होंने संकेत दे दिए हैं। सहारनपुर के पूर्व विधायक इमरान मसूद ने कहा कि अब मुसलमानों को एकजुट होकर कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। मुसलमानों के लिए कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। मुजफ्फरनगर के कस्बे में कांग्रेस पार्टी के नेता अब्बास अली खां के आवास पर इमरान मसूद ने कहा कि वर्तमान समय दो विचारधाराओं का रहा है। एक विकल्प कांग्रेस के साथ है, दूसरा विकल्प बीजेपी के साथ में है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण कांग्रेस के परंपरागत मतदाता माने जाते हैं। यदि मुसलमान कांग्रेस पार्टी में वापस लौट आए तो ब्राह्मण, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग कांग्रेस पार्टी में आएंगे और देश में बड़ा बदलाव होगा। 2024 के चुनाव में बड़े बदलाव होने तय है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के संकेत उन्होंने दिए हैं। इस दौरान कई और कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद रहे। साथ साथ दोस्तों विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पंजाब के अंदर बड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भारतीय जनता पार्टी के कभी स्टेट मिनिस्टर रहे मनप्रीत सिंह बादल के घर पर चंडीगढ़ में जाकर रेड मारा है। पंजाब में इस तरीके की कार्रवाई लगातार की जा रही है, जिसे वहां की ओपोजिशन की पार्टियां जानबूझकर दबाव बनाने के लिए की जा रही कार्रवाई बता रही है। साथ साथ दोस्तों ये है बीजेपी नेताओं की असलियत और उनके संस्कार। सुरेंद्र राजपूत की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें बीजेपी के सांसद सतीश गौतम एमएलए मुक्ता राजा को छेड़ते हुए पकड़े गए हैं। सतीश गौतम की हरकतों का बीजेपी की नेत्री और एमएलए मुक्ता राजा ने विरोध भी किया है। प्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की ओर से वीडियो शेयर करते हुए टिप्पणी की गई है। साथ साथ साल 2024 के लोकसभा चुनाव और क्या विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे? तो आज तक में छपी रिपोर्ट की माने तो सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि तमाम चर्चाओं के बाद लॉ कमीशन यानी विधि आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर पाना काफी मुश्किल है, या फिर यूं कह लीजिए कि अगले साल 2024 का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं हो सकता। एक साथ चुनाव पर विधि आयोग की रिपोर्ट 2024 के चुनाव से पहले आने की उम्मीद है। यानी जो चर्चाएं गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला था वो पूरी तरीके से अब ठंडा हो जाएगा। साथ साथ अशोक गहलोत के खिलाफ वसुंधरा राजे को चुनावी मैदान में उतारने को लेकर खबरें चल रही थी, लेकिन खबर तो दूर की बात, अब बीजेपी के नेता खुद अपना क्लेम ठोक रहे हैं। दरअसल दोस्तों जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें पंकज शर्मा नाम के बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। साथ साथ दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची आम आदमी पार्टी और पंजाब कांग्रेस की लड़ाई। मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एंट्री हुई है। कांग्रेस पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस की पंजाब इकाई और आम आदमी पार्टी के बीच मतभेद हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर अभी मतभेद पहुंच गया है। नेता को हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। जो अन्यायी है वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहते। गिरफ्तारी पंजाब में पार्टियों के बीच में तकरार का एक बड़ा कारण बनी है। आपको बता दें कि विवाद की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी से हुई थी, जो पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी है और आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी गठबंधन के मुखर विरोधी है। गिरफ्तारी 2015 के ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले को लेकर की गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से भी कहा गया है कि इससे कुछ असर पड़ेगा नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाब के कांग्रेस पार्टी के नेता की गिरफ्तारी से गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी जुड़ी रहेगी। हम गठबंधन धर्म को पूरी तरीके से फॉलो करते रहेंगे। केजरीवाल बोले, कहा पंजाब सरकार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कुल मिलाकर दोस्तों अरविंद केजरीवाल से जब ये पूछा गया कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि 140 करोड़ लोग हैं, कोई भी हो सकता है, एक सशक्त व्यक्ति की जरूरत होती है। लेकिन ये तो तय है कि दोनों नेता यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल दोनों की ओर से समन्वय बिठाने की कोशिश की जा रही है। शरद पवार ने भी कहीं न कहीं इसी दिशा में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव नजदीक हो तो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच में मतभेद से इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकि हम गठबंधन से निष्पक्ष नेताओं को भेजकर मुद्दों का हल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि ये कहना कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है पूरी तरीके से गलत है। मतभेद जरूर है, लेकिन इसे सॉल्व कर लिया जाएगा। निष्पक्ष नेताओं को बैठकर सारे मसले सॉल्व कर लिए जाएंगे। साथ साथ छत्तीसगढ़ के अंदर 2 अक्टूबर से कांग्रेस पार्टी भरोसा यात्रा निकालने जा रही है। 90 विधानसभा में एक साथ हर गांव का दौरा कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी को काफी एडवांटेज है। तमाम सर्वों के अंदर ये दावे किए जा रहे हैं और 2 अक्टूबर को एक फुल फ्लैज कैंपेन कांग्रेस पार्टी लॉन्च कर रही है। साथ साथ दोस्तों कर्नाटक सरकार और केंद्र सरकार के बीच में चावलों के आयात को लेकर लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। सिद्धरमैया ने फिर से टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सिंगापुर को चावल दे रही है, लेकिन हमारे राज्य को नहीं दे रही। कर्नाटक के गरीबों को चावल नहीं दिया जा रहा। हमने कहा है कि हम चावल का भुगतान करेंगे, लेकिन फिर भी हमें चावल नहीं दिए जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों ड्रीम 11 के द्वारा 28% जीएसटी यानी 40 से 50 हजार करोड़ के टैक्स चोरी की खबर आ रही है। सूर्य प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो इंडिया की जर्सी को दिखाते हैं, जिसमें ड्रीम 11 लिखा हुआ है। सचिन तेंदुलकर और योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। सौरव गांगुली भी दिखाई दे रहे हैं। सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा कि इसी ड्रीम 11 पर 28% जीएसटी 40 से 50 हजार करोड़ के टैक्स चोरी की खबर आ रही है, जो गेमिंग कंपनी के द्वारा 1 लाख करोड़ तक जा सकती है। अब तक का देश का सबसे बड़ा टैक्स एवेजन हो सकता है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। साथ साथ दोस्तों रूबिका लियाकत जो अपने आप को पत्रकार बताती है, हाल फिलहाल में उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो प्रधानमंत्री को डिफेंड कर रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने 1 साल
साल पहले राजस्थान के एक मंदिर का दौरा किया था, जहां पर उन्होंने मंदिर के दान पत्र में कुछ पैसे या फिर एक लिफाफा डाला था। तब मंदिर की कमेटी से जुड़े लोगों ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने जो लिफाफा दिया है उसे खोलने के बाद पता चला कि इसमें मात्र 21 रुपए मौजूद है। इसके बाद रूबिका लियाकत की ओर से पूरा वीडियो बताते हुए दिखाने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री ने लिफाफा नहीं डाला है बल्कि पैसे ड्रॉ किए हैं। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि मणिपुर, उज्जैन, इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या ये बड़े मुद्दे नहीं है जिस पर बहस होना चाहिए? इसके बारे में डिटेल में जानकारी इनको देनी चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को डिफेंड करने के लिए, जो कि एक वीडियो से भी डिफेंड हो सकते हैं या फिर अलग अलग तरीके के क्लेम है। अगर उन्होंने 21 रुपए ही दिए हैं या 500 रुपए दिए, उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन देश के जो मुद्दे हैं, खासकर मणिपुर, उज्जैन, इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, महिला सुरक्षा, इन पर डिबेट कराना जरूरी है अगर अपने आप को पत्रकार बताते हैं तो। साथ आंध्र प्रदेश के अंदर 2024 के चुनाव के साथ असेंबली के भी चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले सीएम जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करने के लिए गौतम अडानी पहुंचे हैं दोस्तों। तस्वीरें शेयर की है दोस्तों उन्होंने। और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी में लगातार नेताओं के आने का दौर जारी है। हरियाणा कांग्रेस ने जानकारी दी है कि दिल्ली में हरियाणा के विभिन्न दलों के सक्रिय नेताओं, कार्यकर्ताओं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अध्यक्ष श्री उदय भान जी के नेतृत्व और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। तस्वीरें भी शेयर की गई है। साथ साथ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच में अनिच्छुक है, कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है। साथ साथ पिछली बार जिन सीटों पर मिली थी हार, वहां बीजेपी कांग्रेस ने तैयार की खास रणनीति। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 कभी भी घोषित हो सकता है दोस्तों। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी कर रखी है। अलवर जिले के थाना गाजी विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों में आपस में टक्कर हुई थी, जहां पर बीजेपी तीसरे नंबर पर और कांग्रेस चौथे नंबर पर थी। इस बार यहां पर चुनाव जीतने के लिए अलग तरीके की तैयारी चल रही है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों इस सीट को टारगेट कर रही है। इसी तरीके से मेड़ात विधानसभा सीट पर आरएलपी और निर्दलीय के बीच में टक्कर थी। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों इस सीट पर अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करेगी। वहीं दोस्तों अभिषेक बनर्जी बोले, मैं 2 और 3 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाऊंगा। यदि मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि ईडी के द्वारा उनको 2 और 3 तारीख को ही समन भेजा गया है मौजूद रहने के लिए। सवाल ये खड़ा होता है कि जब इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी तब भी अभिषेक बनर्जी को ईडी की ओर से उसी दिन समन भेजा गया था आने के लिए, और अब जब वो दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो उनको उसी दिन समन भेजा गया है। क्या ये एक प्रयोग है या संयोग है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ दोस्तों चुनावी साल में पिछले 30 दिनों के अंदर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान का 7 बार दौरा किया है। इस दौरे में 10 जिलों में उन्होंने अपने कार्यक्रम किए हैं। 25 से 30 कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। उपराष्ट्रपति के राजस्थान दौरे पर सीएम अशोक गहलोत ने सवाल खड़े किए हैं। ये पहली बार है कि किसी उपराष्ट्रपति अपने गृह राज्य के अंदर बार बार दौरा कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 27 अगस्त से 27 सितंबर तक राष्ट्रपति राजस्थान के अलावा सिर्फ महाराष्ट्र के दौरे पर गए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 के अंदर कामकाज के बारे में बताया गया है, इसलिए उनकी सभी यात्राएं सरकारी होती है। यात्रा में प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। हालांकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम में कहा था कि राजस्थान मेरा घर है, इसलिए यहाँ प्रोटोकॉल की कोई जरूरत नहीं है। जयपुर, झुंझुनू में उन्होंने अपनी यात्रा की थी। टोंक और कोटा के अंदर भी उनकी यात्रा हुई थी। इन सारे यात्राओं को अगर आप मैप करेंगे, भरतपुर में भी उनकी यात्रा हुई थी, तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं उनकी यात्रा का राजनीतिक यात्रा होने का आरोप सच साबित होता है। अशोक गहलोत भी यही कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति हैं तो आपको उपराष्ट्रपति की तरह आना चाहिए। बार बार चुनावी राज्य में आने पर लोग सवाल जरूर खड़ा करेंगे क्योंकि वो खुद ही राजस्थान से हैं। और बीजेपी कहीं ना कहीं जाट मतदाताओं को मैसेज भेजने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति उनके समाज से एक व्यक्ति को बनाया है। साथ साथ दोस्तों बीएसपी के सांसद दानिश अली ने शुक्रवार बीते दिन 29 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर बीजेपी के सांसद रमेश विधुड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पत्र में बीजेपी के सांसद रमेश विधुड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दानिश ने विधुड़ी के व्यवहार के खिलाफ निंदा करते हुए सार्वजनिक बयान जारी करते हुए उचित सजा देने की मांग की है। देखते हैं क्या प्रधानमंत्री इस पर संज्ञान लेते हैं या फिर इग्नोर करने के मूड में दिखाई देंगे, क्योंकि बीजेपी की ओर से तो उनका एक तरीके से सम्मान ही किया गया है, प्रभारी बनाया गया है टोंक विधानसभा क्षेत्र का। साथ साथ छात्रों ने तख्तियां थामी, लिखा इंटरनेट पर बैन समस्या का हल नहीं है। बीजेपी दफ्तर की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। मणिपुर के अंदर मौन धरना प्रदर्शन देखने को मिला है दोस्तों। मणिपुर में जिस तरीके के हालात है उससे बीजेपी के लोग भी प्रभावित होने लगे हैं। बड़ी बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि इंटरनेट सेवाओं को बार बार बंद क्यों किया जाता है, इससे लोगों का नुकसान हो रहा है। जनता खासकर छात्र छात्राएं सबसे ज्यादा परेशान है, जिनका एजुकेशन का भी लॉस हो रहा है और दूसरी ओर इकोनॉमी भी अच्छे खासे लॉस में जा रही है। अखिलेश यादव बोले, कहा कन्नौज के अंदर एक बूथ में मिले 115 फर्जी वोटर, अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो यूपी के हर बूथ में ये भाजपाई घोटाला सामने आ जाएगा। दोस्तों कर्नाटका के डिप्टी सीएम और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बीआरएस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री मोत्कुपुल्लू नरसिम्हुल्लू से मुलाकात की है, जो 6 बार के एमएलए भी रहे हैं दोस्तों और तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के मेंबर रहे हैं, जो अब बीआरएस पार्टी है। इससे पहले टीडीपी पार्टी के भी मेंबर रहे हैं। 1999, 2004, 2009 और 2014 में जीत कर आए हैं। आंध्र प्रदेश के बड़े दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं। 2023 में उन्होंने बीआरएस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब कांग्रेस पार्टी में जाने
बढ़ाने को लेकर चर्चाएं हैं। तेलंगाना के डिप्टी सीएम से उनके मुलाकात के बाद ये चर्चाएं और ज्यादा तूल पकड़ रही है। साथ साथ दोस्तों, रावण से बड़ा नहीं है योगी आदित्यनाथ। यति नरसिंहानंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस वालों से इस तरीके की बातें यति नरसिंहानंद कर रहा है दोस्तों। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ की तुलना रावण से करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप लोग को भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। हमारे साथ जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।